मोबाइल देखो। Hello. Can you hear me? Okay. आवाज आ रहा है? Okay, so once again, welcome to the YouTube channel. Guys, let's start with our next chapter, that is AC circuits, right? Okay, what is mean by AC circuit और AC जनरेटर, है ना? ये AC सर्किट या AC जनरेटर मतलब क्या? तो जहाँ पे कोई एखादे सिस्टम AC सिग्नल्स अल्टरनेटिंग साइकिल वाले सिस्टम को प्रोड्यूस कर सकता है, दैट सिस्टम विल बी नोन एज द AC सिस्टम, राइट? मतलब जनरेटर नाम से ही समझ में आता है, AC जनरेटर, जिसको हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था, है ना? जनरेटर के टॉपिक में, जहाँ पे इसकी वैल्यू हमें मिलती थी E0, EMF इंड्यूस करता था वो, राइट? एंड इट वाज E0 sin ओमेगा t, है ना? दैट इक्वेशन इज नथिंग बट E0 sin ओमेगा t। तो बस इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एसी जनरेटर। अभी एसी जनरेटर मतलब क्या? तो जो एसी सिग्नल्स को जनरेट करता है। एसी सिग्नल्स लाइक डज नॉट मीन के एसी सिग्नल मतलब सिर्फ साइनोसॉइडल सिग्नल होता है करके, है ना?
मतलब ये तो होगा ही, नो डाउट। दिस इज एसी सिग्नल which will be generated at in this way 0 to pi 2 pi 3 pi and so on, right? अगर ये EMF वाला सिग्नल है तो ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज E जीरो, एंड दिस बिकम्स इज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू दैट इज नेगेटिव मैक्सिमम माइनस E जीरो। ये साइनोसॉइडल एसी सिग्नल हो गया, राइट? ऐसा ही ट्रायंगुलर एसी सिग्नल भी रह सकता है। हाउ इट विल बी ट्रायंगुलर एसी सिग्नल? सो ट्रायंगुलर एसी सिग्नल विल बी इन दिस वे, सॉरी, ट्रायंगुलर एसी सिग्नल मतलब दिस इज ट्रायंगुलर एसी सिग्नल, राइट? फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर एसी सिग्नल कैन आल्सो बी देयर। रेक्टेंगुलर एसी सिग्नल मतलब विल बी लाइक दिस, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एसी सिग्नल ये इस तरीके से रहेगा, लाइक दिस, राइट? और इस सिग्नल का इक्वेशन क्या रहेगा? दिस इज व्हाट वी हैव प्रूवन ऑलरेडी, E इज इक्वल्स टू E जीरो साइन ओमेगा टी। अगर E इज इक्वल्स टू E जीरो साइन ओमेगा टी है तो इसका करंट सिग्नल कैसा रहेगा? तो I इज इक्वल्स टू बिकम्स I जीरो साइन ओमेगा टी, है ना? I इज नथिंग बट इक्वल्स टू I जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये इस तरीके से EMF सिग्नल रहेगा, EMF सिग्नल और करंट सिग्नल रहेगा। इसमें सबसे पहले कुछ वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। दोज वैल्यूज आर नथिंग बट related obviously with the what you can say एसी सिग्नल, राइट? तो सबसे पहली वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। अब एवरेज वैल्यू, अगर आप इस एसी सिग्नल की यूजुअली हम कोई भी वैल्यू जब फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी कैलकुलेटेड ओवर द फुल साइकिल। फुल साइकिल मतलब जीरो टू कैपिटल टी या जीरो टू टू पाई इतने समय के लिए। लेकिन अगर एवरेज वैल्यू साइनोसॉइडल एसी सिग्नल की फाइंड आउट करने जाएंगे तो लॉजिकली अगर हम सोचते हैं तो ये ईएमएफ की वैल्यू अगर मान के चलते 5 वोल्ट है और ये मैक्सिमम वैल्यू -5 वोल्ट रहेगी, तो ये एवरेज वैल्यू क्या आएगी? इसकी जीरो आ जाएगी, है ना? इसीलिए ध्यान में रखना, अगर एवरेज वैल्यू एसी सिग्नल की, साइनोसॉइडल सिग्नल की अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड फॉर हाफ साइकिल जीरो टू पाई। बाकी सारी वैल्यूज हम पावर, आरएमएस वैल्यू, ये सब कुछ, या हीट प्रोड्यूस, डिसिपेशन जो है, ये सब कुछ फुल साइकिल के लिए फाइंड आउट करते हैं। बस एक ये एवरेज वैल्यू ही है जो हम हाफ साइकिल के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। अब ये साइनोसॉइडल सिग्नल है तो एवरेज वैल्यू को आपको याद होगा, व्हाट यू कैन से, इन केस ऑफ केटीजी एंड रेडिएशन हम ट्रायंगुलर ब्रैकेट में रखते थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम रख सकते हैं दैट एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, ओमेगा टी के टर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ध्यान में रखने की कोशिश करो, 1 अपॉन एरिया ऑफ हाफ साइकिल। इसको इंटीग्रेशन जीरो टू पाई डी थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, है ना? क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल इज फ्रॉम जीरो टू पाई, फुल साइकिल इज जीरो टू टू पाई, तो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, राइट? अब क्या कहते हैं, अगर हम पहले साइनोसॉइडल सिग्नल की एवरेज वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। क्यों? क्योंकि हमारी सिग्नल जो है वो साइनोसॉइडल है, तो साइन थीटा डी थीटा, राइट? सो विल बी इक्वल्स टू हाफ, सॉरी, 1 बाय एरिया ऑफ हाफ साइकिल। एरिया ऑफ हाफ साइकिल मतलब ये इतना, ये होता है एरिया यहाँ से जीरो टू पाई तक के, तो ये एरिया हो जाएगा पाई। हाफ साइकिल का एरिया पाई, फुल साइकिल का एरिया टू पाई, तो ये हो जाएगा 1 बाय पाई इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई साइन। ओके, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा ओवर द लिमिट जीरो टू पाई, राइट? सो देयरफॉर माइनस साइन को बाहर निकाल लेता हूं तो इट इज माइनस ऑफ 1 बाय पाई इनटू कॉस ऑफ पाई, पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस साइन बाहर कर दिया हमने, तो कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ जीरो, इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाय पाई 1 बाय पाई
into cos pi is -1, राइट, माइनस cos 0 इज +1, तो ये -1 -1 -2 माइनस इंटू प्लस -1 इज +2, तो इट इज 2 बाय पाई, और 2 बाय पाई की वैल्यू होती है 0.637. So this is the average value of any sinusoidal signal. Sin of theta is nothing but 0. इसकी वैल्यू आ गई है 0.637. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम आई एवरेज की वैल्यू, अगर एवरेज करंट की बात अगर हम करते हैं, तो एवरेज करंट इज नथिंग बट 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट, एंड E average is 0.637 times peak value of EMF, that is maximum value of EMF. E0 and I0 represents the maximum value of current, sorry, EMF and current respectively. ठीक है, तो ये हो गई मीन वैल्यू, मतलब ही एवरेज वैल्यू ऑफ एनी एसी सिग्नल इन टर्म्स ऑफ करंट एंड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज EMF. ठीक है, नेक्स्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू. अब ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नाम से ही समझ में आता है, रूट के अंदर मीन स्क्वायर वैल्यू लिखना. हम करेंगे क्या, रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर लेके कैलकुलेट करेंगे, मतलब रूट नहीं लेंगे, फिर रूट के अंदर बार बार वो रूट देना पड़ेगा. बेटर ऑप्शन रूट सबसे आखिरी में ले लेंगे. तो हम क्या करते हैं, आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, उसका स्क्वायर ले लेते हैं, मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, आई एम एस बचेगा. ठीक है, विल बी इक्वल्स टू, अब ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे टू हाफ साइकिल, मतलब दोनों हाफ साइकिल, दैट इज फुल साइकिल के लिए. तो वापस से 1 अपॉन एरिया, अब आ जाएगा एरिया ऑफ फुल साइकिल, राइट, इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई फुल साइकिल का एरिया इनटू आई, अब ये आई आर एम एस स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डी थीटा. ठीक है, आई स्क्वायर डी थीटा, एंड देयरफॉर आई आरएमएस इज इक्वल्स टू 1 बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ फुल साइकिल, एरिया ऑफ हाफ साइकिल अगर पाई है, तो एरिया ऑफ फुल साइकिल इज 2 पाई, राइट. तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ फुल साइकिल लिखेंगे, दैट इज 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई आई स्क्वायर. आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, मतलब साइन थीटा इंटू डी थीटा. ओमेगा टी के भी टर्म में लिख सकते हैं, फिर इधर डी ओमेगा टी लिखना पड़ेगा. तो वहां पे शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए थीटा के फॉर्म में लिख दिया, राइट. तो ये आई आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये हो जाएगा. अब ये आई जीरो स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, क्योंकि आई जीरो इज पीक वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, मतलब ही मैक्सिमम वैल्यू, राइट. तो आई जीरो स्क्वायर को बाहर निकाल दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई. अब साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो एक फॉर्मूला है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2. ये फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, इट इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू डी थीटा. ये 1/2 को बाहर कर देता हूँ, तो इट इज आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई. ये इंटीग्रेशन को अभी मैं अंदर में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में दो दो वैल्यूज है, एक है 1 और एक है cos ऑफ 2 थीटा. तो 1 इंटू डी थीटा है ना, इंटीग्रेशन के साथ डी थीटा भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू डी थीटा माइनस इंट माइनस है, तो 0 to 2 पाई cos ऑफ, सॉरी, 2 थीटा इंटू डी थीटा ब्रैकेट क्लोज. तो विल बी इक्वल्स टू आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा थीटा ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई, राइट, माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2. इसको भी ब्रैकेट में डालेंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to 2 पाई ब्रैकेट क्लोज, फाइनल वाला.
ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो इज इक्वल्स टू, सॉरी इधर स्क्वायर है, आई आर एम एस स्क्वायर, आई आर एम एस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई, तो आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई हो गया ये, मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में पहले थीटा की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई माइनस, ये 1/2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर पहले 2 पाई रखेंगे, तो साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, एंड साइन 4 पाई इज 0, तो 0 आ गया, माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0, लोअर लिमिट थीटा की जगह पे लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज साइन 0, साइन 0 इज 0, तो 0 माइनस 0, क्या आएगा आंसर, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर बाय 4 पाई इंटू, ये 0 माइनस 0 0 0 इंटू 1/2 0, 2 पाई माइनस 0 इज 2 पाई, कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, ये 2 पाई 2 जा, तो आई आर एम एस स्क्वायर इज आई जीरो स्क्वायर बाय 2 हो गया, राइट, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो देयरफॉर आई आर एम एस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज आई आर एम एस विच इज इक्वल्स टू आई जीरो का स्क्वायर रूट इज आई जीरो डिवाइडेड बाय √2, एंड 1/√2 इज हाउ मच, 0.707, तो इसकी वैल्यू हो गई, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स पीक वैल्यू, so this is IRMS, and similarly ERMS is equals to E0 by √2, which is equals to 0.707 times peak value of EMF, that is E0, isn't it? So this is IRMS and ERMS, right? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज हीट प्रोड्यूस, अब हीट इज व्हाट, एनर्जी, है ना, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, तो इसको इस फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, तो हीट इज डिनोटेड बाय एच, इसको फाइंड आउट करेंगे 0 to 2 पाई, मतलब 0 to t इतने इंटरवल के लिए, तो इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल टी पावर इनटू टाइम, मतलब पावर इनटू dt, p इनटू dt, है ना, एनर्जी या पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम होता है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, तो हीट क्या है, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो पावर इनटू टाइम dt, इंटीग्रेशन है इसलिए dt, राइट, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, पावर मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, तो मैं यहाँ पे आई, पर ये आई स्क्वायर कौन सा रहेगा, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय ये पावर की वैल्यू रख दी इंटू डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, टाइम के फॉर्म में, राइट, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हो गया, राइट, और आई स्क्वायर आर, ये आर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो एच इज इक्वल टू आर बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल टी आई स्क्वायर आर एम एस इंटू डी टी, है ना, तो इसको अगर मैं क्या कहते हैं टाइम के फॉर्म में अगर लिखता हूँ, तो टाइम के फॉर्म में क्या आएगा, मतलब एक फुल साइकिल के लिए अगर लिखता हूँ, क्योंकि 1/एरिया आता है ना, तो 1/एरिया के फॉर्म में, तो इट इज, इसको मैंने टी से, ओके, इस मॉडिफिकेशन को मैं बाद में, ये डी टी हो गया, है ना, इसको इस तरीके से लिख दिया, आर को बाहर कर दिया, ब्रैकेट एज इट इज, एंड देयरफॉर दिस एच इज इक्वल्स टू आर इंटू टी, मतलब मैंने क्या किया, टी से, कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर अंदर में कैपिटल टी से डिवाइड कर देता हूं, तो दिस इज 1/कैपिटल टी इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल टी आई, जस्ट अ सेकेंड, ये आई स्क्वायर आर एम एस के जगह पे मैं इसको आई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर करता हूं, तो ये हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर, तो ये भी आई जीरो स्क्वायर इंटू डी टी, राइट, एंड व्हाट इज दिस, ये देखो 1/एरिया ऑफ फुल साइकिल, एरिया ऑफ फुल साइकिल मतलब 0 to 2 पाई,
और 0 to 2 पाई मतलब ही क्या होता है, ये फुल साइकिल, और इसको लगने वाला ये समय होता है, तो टी दैट इज नथिंग बट द टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी के फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो 1 बाय एरिया ऑफ फुल साइकिल इज 1 बाय टी। ओके, एक सेकेंड, ये इंटीग्रेशन को पहले लिख देते, बाद में लिखते हैं। इंटीग्रेशन आई जीरो स्क्वायर 0 टू कैपिटल टी, ठीक है। तो 1 बाय एरिया ऑफ फुल साइकिल दैट इज 1 बाय टी, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई मतलब 0 टू टी है, 0 टू टी आई जीरो या आई स्क्वायर डी थीटा। तो ये आई जीरो की जगह पे मैं आई स्क्वायर ही रखता हूँ, तो आई स्क्वायर डी थीटा की जगह पे डी टी, क्योंकि वहां पे थीटा के फॉर्म में था इसलिए डी थीटा, है ना। थीटा के फॉर्म में 2 पाई के फॉर्म में था इसलिए डी थीटा, और यहाँ पे टी के फॉर्म में है इंटीग्रेशन की लिमिट इसलिए डी टी कर दिया। एंड व्हाट इज दिस, इज नथिंग बट देयरफॉर एच इज इक्वल्स टू आर इंटू टी इंटू ये हो जाएगा पूरा ब्रैकेट इज नथिंग बट आई आर एम एस स्क्वेयर, राइट। तो ये हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, राइट। इसको टी के जगह पे ओमेगा के फॉर्म में इसको अगर लिखना है तो देयरफॉर एच कैन बी इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर इंटू टी, मतलब क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हीट डिसिपेशन in the AC generator will be equals to this I square RMS into R into 2 pi by omega, where R is nothing but the resistance, ठीक है। 2 pi by omega, omega is angular frequency. Next, अलग अलग हमारे पास सर्किट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अलग अलग सर्किट्स किस तरीके से बिहेव करती है वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेजिस्टर, इसमें फेजर डायग्राम हम बात करेंगे। तो इसके बाद एक टॉपिक है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रोटेटिंग वेक्टर्स which represent the qualitatively changing magnitude of EMF signal and current signal, है ना। करंट सिग्नल और ईएमएफ सिग्नल का चेंजिंग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे उसको मैं डायग्राम आगे जब आएगी तब उस समय में बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टर, क्या पहली सर्किट क्या है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर ले लिया, इसको एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया। एसी सिग्नल की वैल्यू जो जनरेटर में जनरेट हुई थी वही ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये अप्लाई कर दिया, राइट। की वगैरह कनेक्ट करना, की कनेक्ट कर सकते हैं, ये प्लस माइनस है, तो यहाँ से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो दैट करंट इज नथिंग बट आई, और वही करंट आई की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास पहला एक इक्वेशन है, वी हैव दिस E is equals to E0 sin of omega t, you can say this as equation number 1, and by Ohm's law, क्या कहता है Ohm's law, that E is equals to I into R। तो यहां से I की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो I की वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल्स टू E बाय R, राइट। तो E बाय R हो जाएगा, और E की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से रख सकते हैं E की वैल्यू। सो I विल बी इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R इट इज, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से E की वैल्यू रख दी, E0 साइन ओमेगा t, इस इक्वेशन में, ओम्स लॉ की इक्वेशन में, जहां से हम करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो E0 बाय R मतलब वापस से पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मतलब ही पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज बाय करंट, सॉरी, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज करंट। So therefore I is equals to E0 by R becomes I0। I0 is peak value, जिसकी वैल्यू है peak value of current which is equals to E0 by R into sin of omega t। तो I is nothing but equals to this, where I0
is nothing but equals to E0 by R. This is your current equation. Remember that कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, है ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है ये, राइट, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये रेजिस्टर की वैल्यू, है ना, अगर आप आर फाइंड आउट करते हैं तो आर इज E0 बाय I0, है ना, E0 बाय I0, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं आ रही है, फ्रीक्वेंसी वाली टर्म नहीं आ रही है, इसका मतलब जो है ये रेजिस्टेंस सेम तरीके से बिहेव करता है वेदर इट इज एसी सर्किट और डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में भी अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये यही आएगी, ई बाय आई, रेजिस्टर की वैल्यू। तो इक्वली बिहेव करता है एसी सर्किट में एज वेल एज डीसी सर्किट में, कौन, सिर्फ रेजिस्टर्स, ठीक है। नाउ अब ईएमएफ के सिग्नल में भी साइन ओमेगा टी आया, करंट के सिग्नल में भी साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस क्या आया, इसका ओमेगा टी है फेज, इसका ओमेगा टी है, फेज डिफरेंस इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इज जीरो। फेज डिफरेंस जीरो मतलब दोनों की दोनों सिग्नल्स कैसे ड्रॉ करेंगे हम, साइनोसॉइडल सिग्नल्स ड्रॉ करेंगे। ये मैंने यहाँ पे दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल है तो ये मैंने ड्रॉ करके ऑलरेडी रख दी। तो ईएमएफ का सिग्नल, ये बड़ा वाला सिग्नल हम कंसीडर करेंगे, तो दिस इज नथिंग बट ई इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, E0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस वन, है ना, तो प्लस माइनस वन हमें कहाँ पे मिलेगा, प्लस माइनस पाई बाय टू और सॉरी पाई बाय टू और 3 पाई बाय 2 यहाँ पे, इसलिए ये प्लस माइनस वन अगर रख दिया तो ये प्लस माइनस E0 हो जाएगा, ई की वैल्यू, तो ये प्लस E0 मतलब दिस वैल्यू, दिस इज प्लस E0 एंड दिस इज माइनस E0, राइट। सिमिलरली करंट सिग्नल अगर आप देखते हैं तो करंट सिग्नल से पीक वैल्यू इधर आएगी, तो दिस इज प्लस I0 एंड दिस इज माइनस I0, तो ये सिग्नल हो गया करंट का, दैट इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये दोनों सिग्नल सेम शेप में इसलिए ड्रॉ किए हैं क्योंकि ये दोनों सिग्नल्स में फेज डिफरेंस जीरो होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। ध्यान में रखना, अगर तीन पैसिव कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इसमें से रेजिस्टर में से अगर करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टर कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, इसीलिए करंट सिग्नल और वोल्टेज सिग्नल इन केस ऑफ रजिस्टर इज ऑफ सेम शेप, बिल्कुल सेम शेप रहती है, ठीक है, इसीलिए हमने दोनों की शेप सेम शो की है, बस मैग्नीट्यूड में डिफरेंस शो किया है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, दैट्स व्हाई, ठीक है। और इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे इसकी फेजर डायग्राम। अब फेज डिफरेंस ही नहीं है तो फेजर डायग्राम में भी वैसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। इसकी फेजर डायग्राम दो तरीके से समझाता हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों सिग्नल फेज में है, दे आर इन फेज विथ ईच अदर, तो इन फेज में है तो करंट और वोल्टेज सिग्नल दे विल बी इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर आपने ये करंट सिग्नल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, करंट सिग्नल विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस, या ईएमएफ, अगर आपने पहले ईएमएफ ड्रॉ कर दिया तो ये आ गया, तो दिस इज E0, राइट, ये हो गया E0 इन रेजिस्टिव सर्किट। तो करंट सिग्नल कैसे रहेगा, करंट सिग्नल फेज डिफरेंस है ही नहीं, तो फेज डिफरेंस ना होने की वजह से इसकी भी वेव फॉर्म बिल्कुल वैसी ही आएगी, मतलब फेजर जो है वो ऐसा ही आएगा। मैं इसका लेंथ थोड़ा सा छोटा शो करता हूँ, दिस इज I0, क्या है E0 I0, ये सेम फेज में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दे विल बी
पैरेलल, पैरेलल मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड करने चाहिए, उन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। तो ये हो गई आपकी फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। इसको ऐसे ना ड्रॉ करते हुए, यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो शो किया, अगर हमने ओमेगा टी, क्योंकि ई जीरो साइन ओमेगा टी आया है, तो ओमेगा टी फेज अगर हम शो करते हैं ईएमएफ सिग्नल का, तो वो कैसे आएगा, वापस से ईएमएफ सिग्नल को ग्रीन से शो कर रहा हूं। तो अगर आपने इसको ईएमएफ सिग्नल कह दिया तो दिस इज ई जीरो, और ये अगर ई जीरो है तो ये मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट ई विच इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। और वही करंट सिग्नल अगर आप ड्रॉ करते हो तो करंट सिग्नल कैसे आएगा, विल बी अलोंग द सेम पाथ। बस हल्का सा उसको मैंने ऊपर कर दिया, तो दोनों का एंगल कैसा रहेगा, सेम ही रहेगा, दैट इज ओमेगा टी। तो यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा करंट का, विच इज इक्वल टू आई जीरो इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दो में से कोई भी एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करो, दोनों ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 मार्क के लिए सेक्शन सी में ये सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें 1 मार्क डेरिवेशन या 1.5 मार्क डेरिवेशन और 1.5 मार्क वेवफॉर्म और फेजर डायग्राम, दो में से कोई भी एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो आपको 1.5 मार्क मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगी। ठीक है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, वापस से सप्लाई वोल्टेज दे दिया, कनेक्ट कर दिया, की अगर शो कर दी तो क्लोज कर देना, और करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से। अच्छा, प्रीवियस डायग्राम में करंट हम शो कर सकते हैं यहाँ पे, अभी डायग्राम में क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है करंट की वैल्यू आई जीरो साइन ओमेगा टी आई है करके, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड इज हायर पोटेंशियल एंड राइट साइड इज एट लोअर पोटेंशियल, सो हायर टू लोअर करंट फ्लो होगा कुछ इस तरीके से। राइट, करंट एंटरिंग विल बी एट हायर पोटेंशियल प्लस लोअर पोटेंशियल, दिस इज लिविंग। ठीक है, अब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या रहेगी, तो हमारे पास पहले ईएमएफ का सिग्नल है वो लिख देते हैं, वी हैव दैट ई इज इक्वल्स टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, ये हो गया ई का ईएमएफ सिग्नल। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। राइट, अब करंट सिग्नल फाइंड आउट करना है, तो करंट सिग्नल कैसे होगा, ये इंडक्टर मतलब क्या है, कॉइल है, और अभी लास्ट चैप्टर में ईएमआई में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर इंडक्टर मतलब कॉइल में से करंट फ्लो होता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट विल प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। तो देयरफॉर यहाँ पे बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ईएमआई का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम ई डैश से डिनोट करते हैं। तो ई डैश इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ एल इंटू डी आई बाय डी टी रहता था, है ना, ये इक्वेशन इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टर, एक ही कॉइल है ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आता है, तो माइनस एल डी आई बाय डी टी, है ना, ये आई मतलब इनपुट करंट रहता है, तो इंड्यूस ईएमएफ और इनपुट करंट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये उसका मतलब है। राइट, तो ये ई डैश की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट अगर हमें शो करना है, तो उसके लिए ये सप्लाई वोल्टेज मतलब ई मस्ट बी मस्ट बी इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, बैक ईएमएफ वगैरह रहता है। राइट, तो देयरफॉर मतलब इंड्यूस ईएमएफ और सप्लाई ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज, इनकी डायरेक्शन कैसी रहती है, सेम रहती है, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो फॉर कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट, राइट, कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट, this supply voltage that is E must be equal to minus of E dash, that is induced EMF के opposite direction में। तो therefore E will be equals to minus of E dash की वैल्यू क्या है,
माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देयर फोर ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाय डी टी हमें मिल जाएगा। तो ये आ गई ई की वैल्यू। लेकिन यहां से हमें ई नहीं चाहिए, हमें आई चाहिए, तो डी आई फाइंड आउट कर लेंगे। क्या आएगा डी आई, तो देयर फोर डी आई विल बी इक्वल टू एल नीचे जाएगा, डी टी ऊपर आएगा, इट इज ई बाय एल इंटू डी टी। तो ये आ गया डी टी डी आई। हमें डी आई चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी टी चाहिए, सॉरी टोटल करंट आई चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको डी आई से आई फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग above equation, what will get, we get, बोलो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बाय एल इंटू डी टी। अब ई की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है, वही ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, वो वहां पे रख देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, तो डी आई का इंटीग्रेशन इज आई विल बी इक्वल टू ई बाय एल, इसमें ई के जगह पे ई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू अपॉन एल इंटू डी टी कर दिया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई जीरो इज कांस्टेंट बाहर, एल इज सेल्फ इंडक्शन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहता था, तो ये भी बाहर कर दिया कांस्टेंट रहने की वजह से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, is minus of cos of omega t upon derivative of omega t, that is omega, bracket close। ठीक है, तो ये हो गया साइन ई जीरो बाय एल बाहर कर दिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी, और डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, ओमेगा बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी इज वन। ठीक है, पर यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है क्या, नहीं है, इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं है, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा, दैट इज सी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है कि इक्वेशन जिसका है वही सी की वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तीन टर्म्स है, एक, दो, और ये सी मतलब तीन। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड करंट है तो राइट हैंड साइड भी करंट ही होगा, मतलब ये ई जीरो बाय, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है ना, तो ई जीरो ये कॉस ऑफ ओमेगा टी का, और ओमेगा इंटू एल ये रिएक्टेंस होने वाला है, जो कि रेजिस्टेंस ही होता है, मतलब रेजिस्टेंस के टर्म में ध्यान में रखो। तो ई जीरो या ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस इज करंट, मतलब ये टर्म करंट की है, लेकिन ये करंट की होगी क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी कांस्टेंट, है ना, तभी उसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलेंगे। लेकिन मतलब ये कांस्टेंट मतलब करंट हो गया, और करंट जो है ये टाइम डिपेंडेंट है ना, जैसे जैसे टाइम वेरी होते जाएगा करंट का मैग्नीट्यूड वेरी होते जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये करंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसीलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह पे हम कर देंगे जीरो। सो सिंस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैन नॉट बी इक्वल टू करंट as current is टाइम डिपेंडेंट, है ना, करंट कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है, देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। और ये C इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में अगर हमने रख दिया, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो व्हाट विल गेट, so therefore from equation 2, इक्वेशन 2 में ये C की वैल्यू रख देंगे, तो I की वैल्यू हो जाएगी E जीरो, ये माइनस साइन बाहर कर देता हूँ, इट इज माइनस ऑफ E जीरो बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इट इज। ठीक है, प्लस जीरो इज दिस, सेम वैल्यू हमें मिलेगी।
हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। वैसे यहाँ से इस इक्वेशन से भी हम वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करनी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें फेज डिफरेंस समझना है। यहाँ से भी फेज डिफरेंस समझ में आ जाता है, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन ईएमएफ का सिग्नल अगर साइनोसॉइडल के फॉर्म में है तो करंट का भी सिग्नल हम साइनोसॉइडल के फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे कैसा है, कोसाइनोसॉइडल है। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस ऑफ ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में अगर लिखना है तो इट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी, है ना। तो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी के जगह पे ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो आई इज इक्वल टू ई जीरो बाय ओमेगा एल। अब ये ओमेगा एल के जगह पे भी हम सब्स्टिट्यूशन कर ही देते हैं। ये ओमेगा एल मतलब क्या होता है? एक्सएल, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। दिस इज नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटी विच विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में करंट के फ्लो को अपोजिशन देने का काम करती है, इसलिए इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। मतलब ही इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस साइन है तो माइनस ई जीरो बाय एक्सएल। कॉस ओमेगा टी के जगह पे हमने इसको साइन के फॉर्म में लिख दिया, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? इज माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास माइनस साइन थीटा है, तो ये माइनस साइन को अंदर लेके जा सकते हैं। ऐसे ही माइनस साइन थीटा हमारे इक्वेशन में है, उसको ऐसे फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर आई कैन बी इक्वल्स टू ई जीरो बाय एक्सएल। ये माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे साइन के ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल बी इक्वल्स टू ई जीरो बाय एक्सएल। और ये ओके, ई जीरो बाय एक्सएल इसकी वैल्यू ई जीरो बाय एक्सएल मतलब ये हो जाएगा आई जीरो यहाँ का इंडक्टिव सर्किट का पीक वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ये माइनस ओमेगा टी इज प्लस ओमेगा टी, और माइनस ऑफ प्लस पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 2। तो हमें करंट का इक्वेशन मिल गया एंड इट इज दिस इक्वेशन से 4। ठीक है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ का इक्वेशन था ई जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट के इक्वेशन में आई जीरो साइन ओमेगा टी तो आया, लेकिन माइनस पाई बाय 2 आया। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट द करंट सिग्नल इज लैगिंग। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग, लैग रिप्रेजेंट करता है सिग्नल का। लैग मतलब पीछे रहना। ठीक है, तो ये करंट सिग्नल जो है वो ईएमएफ सिग्नल से पीछे चल रहा है। कितने एंगल से? पाई बाय 2 इतने एंगल से। राइट, इसको यहां से भी हम समझ सकते हैं। पीछे चल रहा है मतलब निगेटिव, निगेटिव साइन कितने से? वो ई जीरो साइन ओमेगा टी है, ये यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, और साइन और कॉस इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस रहता है? पाई बाय 2 का। और माइनस साइन आया है इसलिए लैग कर रहा है, ये उसका मतलब है। इट इज लैगिंग, दिस करंट इज लैगिंग इन द इंडक्टिव सर्किट विद द ईएमएफ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से भी और इन दोनों इक्वेशन से हम डायरेक्ट वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ और बाद में लॉजिकली कैसे ध्यान में रखना वो भी बताता हूँ। तो ये ईएमएफ की सिग्नल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। दिस इज नथिंग बट ई विच इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। दिस इज नथिंग बट द सिग्नल जनरेटर से आउटपुट हमें मिला है वही। दिस इज माइनस, ठीक है, दिस इज प्लस ई जीरो माइनस ई जीरो। अभी हमें करंट सिग्नल ड्रॉ करना है, तो करंट सिग्नल कैसे चल रहा है? करंट सिग्नल लैग कर रहा है पाई बाय 2 इतने एंगल से। तो पाई बाय 2 दिखाई दे रहा है, ये है पाई बाय 2। ईएमएफ सिग्नल रेस में ईएमएफ सिग्नल और करंट सिग्नल दोनों ने स्टार्ट किए, जिसमें ईएमएफ सिग्नल पहले स्टार्ट हो गया, लेकिन करंट सिग्नल कहां से स्टार्ट हो रहा है? पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब लैगिंग, मतलब पाई बाय 2 इतने एंगल के बाद वो स्टार्ट हो रहा है। ये भी सिग्नल साइनोसॉइडल सिग्नल है और ये भी साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो यहाँ पे
पाई बाय 2 से साइन सिग्नल ऐसी ही वाली छोटे मैग्नीट्यूड की ड्रॉ कर दो. सो इट विल बी लाइक दिस. ये पाई बाय 2 से will be like this. This is I is equal to I0 into sine of ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. और इस सिग्नल को कंप्लीट करेंगे, ऐसे तो रखेंगे नहीं, तो इसको इधर कंप्लीट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट. तो दिस इज माइनस I0 और ये हो जाएगा प्लस I0. कैसी सिग्नल दिखाई दे रही है? इज निगेटिव कोसाइनोसॉइडल सिग्नल, है ना. माइनस निगेटिव को माइनस निगेटिव से स्टार्ट हुई है. दिस इज पहले निगेटिव हाफ साइकिल का पार्ट आ रहा है. तो दिस इज ये कोसाइन, ये निगेटिव पीक से एट टी इक्वल्स टू 0 पे अगर पीक वैल्यू मिलती है तो वो कोसाइन सिग्नल होती है, और नीचे मिल रही है मतलब निगेटिव कोसाइन है. यहाँ पे देखो माइनस कोसाइन सिग्नल. तो यही इक्वेशन से आप डायरेक्ट निगेटिव कोसाइन सिग्नल ड्रॉ कर दिया तो भी आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, वेव फॉर्म तैयार हो जाएगी. ठीक है, चलो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं. फेजर डायग्राम क्या कहती है? सबसे पहले क्या करेंगे, करंट का सिग्नल ड्रॉ कर दो या वोल्टेज का सिग्नल ड्रॉ कर दो. यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, लैगिंग या लीडिंग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले. राइट, लैगिंग का मतलब है उस सिग्नल को क्लॉकवाइज घुमा दो, जो भी एंगल है उस हिसाब से. और अगर वो लीड कर रहा है, लीडिंग अगर है, तो लीडिंग के वक्त क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो. ठीक है, यहाँ पे करंट लैग कर रहा है, इसका मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है ना. करंट लैग कर रहा है मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है. तो मैं पहले ईएमएफ का सिग्नल ड्रॉ कर देता हूँ. ईएमएफ का सिग्नल ये हो गया एट एन एंगल, मैंने शो कर दिया. चलो ठीक है, ठीक है, एट एन एंगल शो कर दिया ओमेगा टी. दिस इज E0, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये यहाँ तक के. दिस इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. अब करंट सिग्नल इस E0 के सिग्नल के साथ सबसे पहले यही सिग्नल ड्रॉ, यही वेक्टर ड्रॉ कर देने का ईएमएफ का. तो ये ईएमएफ का वेक्टर हमने ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया. अब इसके साथ 90 डिग्री पे करंट सिग्नल ड्रॉ कर दो. पर करंट कैसा है, लैग कर रहा है ईएमएफ से, और लैगिंग मतलब क्या, क्लॉकवाइज. तो घुमा दो क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे. तो ये हो गई आपकी करंट की सिग्नल, दैट इज I0. राइट, यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. दिस इज I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री. मतलब होना चाहिए परपेंडिकुलर. सो E0 इज लीडिंग करंट सिग्नल बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, या I0 इज लैगिंग, क्लॉकवाइज लैगिंग, तो क्लॉकवाइज में घुमा दिया लैगिंग बाय 90 डिग्री विद द ईएमएफ सिग्नल. ये उसका मतलब है. ठीक है, so this is what all about the phasor diagram in the case of inductive circuit. Next is कैपेसिटर. अब कैपेसिटर में भी वही कर दिया. दिस इज प्लस माइनस, है ना, सप्लाई वोल्टेज दे दिया. राइट, और इसमें के इसके वजह से करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा. राइट, यहाँ पे भी करंट की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. लैग कर रहा है इसलिए माइनस पाई बाय 2. राइट, अब यहाँ पे
बी करंट फ्लो हो रहा है, आई इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। करंट इस तरीके से एंटर हो रहा है, सो लेफ्ट प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल, राइट प्लेट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। हमारे पास ईएमएफ का सिग्नल है, सो वी हैव that E is equals to E0 into sine of omega t. Call this as equation number 1. ठीक है, यहां से करंट सिग्नल अभी जनरेट करते हैं। तो करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो करंट का एक बेसिक सा इक्वेशन है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? बट I इज इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने C की वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्या होता है? या Q की वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्या होती है? सिंस Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ Q। Q के जगह पे स्मॉल q, मतलब देयरफॉर स्मॉल q इज इक्वल टू C एज इट इज। और वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V को से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे क्या है? E है, तो इसके जगह पे E कर दो, तो ये हो जाएगा C इंटू E। and therefore I is equals to d by dt of C into E क्या है? is E0 sin omega t, रख दो E0 sin omega t. This is from equation 1, right? So therefore I is equals to C is constant of derivative, I mean प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है, और E0 पीक वैल्यू है वो भी कांस्टेंट, तो बाहर कर दो C इंटू E0 इंटू बचा क्या? d बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इट इज। ठीक है, एंड देयरफॉर I की वैल्यू क्या हो जाएगी? C E0 इंटू साइन का डेरिवेटिव इज cos ओमेगा टी इंटू d बाय डी टी ऑफ ओमेगा टी। So this becomes therefore I is equals to C E0 into cos of omega t as it is, और d by dt of omega t, ओमेगा इज कांस्टेंट, बाहर कर दिया तो ओमेगा सामने लिख दिया, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 1। तो I की वैल्यू आ गई ओमेगा c इंटू E0 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू E0 को एज इट इज रख दिया, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये 1 ओमेगा c को लेके गए, तो 1 बाय ओमेगा सी। तो 1 E0 अपॉन 1 बाय ओमेगा सी, तो ओमेगा सी जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो ऊपर आएगा तो न्यूमरेटर में ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या है? कॉस ऑफ ओमेगा टी। और ये 1 बाय ओमेगा सी, जैसे वहां पे ओमेगा एल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे यहाँ पे ओमेगा सी या 1 बाय ओमेगा सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल टू E0 बाय xc which is multiplied by cos of ओमेगा t। अब ये cos ओमेगा t को अगर हमें साइन के फॉर्म में लिखना है, तो यहां से भी हम सिग्नल कौन सा रहेगा वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू E0 बाय xc, मतलब ये हो गया I0, और cos ओमेगा t को साइन के फॉर्म में लिखना है, तो इट इज साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, right? So this is your equation of current. You can call this as equation number 2, right? यहाँ पे क्या कौन सा साइन आ गया? पॉजिटिव साइन आ गया, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लीड को, मतलब करंट यहाँ पे लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, चलो ये हो गया करंट सिग्नल। अब यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। वेवफॉर्म, ठीक है। अब ये ईएमएफ सिग्नल तो साइनसॉइडल है ही, तो इसको मैंने ऑलरेडी पहले ही ड्रॉ कर दिया। E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी है ये, ठीक है। अब करंट सिग्नल ड्रॉ करना है, तो करंट सिग्नल क्या आएगा? करंट सिग्नल पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। पाई बाय 2 से अगर वो लीड कर रहा है, इसका मतलब कैन वी से दैट इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड एट पाई बाय 2 बिफोर 0, है ना? मतलब ये
इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ है, विल बी लाइक दिस, है ना? अब ये ऐसे तो ड्रॉ करेंगे नहीं, है ना? इसको मिटा दो, इतने पोर्शन को अगर मैंने मिटा दिया, कैसा सिग्नल दिख रहा है? पॉजिटिव साइड से स्टार्ट हुआ है, तो पॉजिटिव कोसाइनसॉइडल सिग्नल हो गया। तो मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा, विल बी लाइक दिस, राइट? तो ये कौन सा सिग्नल हो गया? दिस इज I is equals to I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। पाई बाय टू से करंट सिग्नल अभी लीड कर रहा है ईएमएफ सिग्नल से, है प्लस, और इसको यहीं पे हम समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव कोसाइन सिग्नल आया है कोसाइन सिग्नल पॉजिटिव, है ना, प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो ये कैसा सिग्नल हो गया? ये पॉजिटिव कोसाइन सिग्नल हो गया, जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज आई जीरो एंड दिस इज माइनस आई जीरो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द वेवफॉर्म। अभी आती है फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करना जैसे अभी तक के ड्रॉ करते आए हैं, राइट? पहले क्या करेंगे? ईएमएफ सिग्नल ड्रॉ कर दो, ये मैंने ईएमएफ सिग्नल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, बाय एट एन एंगल ऑफ दिस इज ई जीरो, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, दैट इज ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, राइट? और ये है एट एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा टी लिख दिया, राइट? और करंट सिग्नल कैसा है? लीड कर रहा है। लीड मतलब क्या? लीड मतलब क्या होता है? लीड कर रहा है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी उसकी, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे देते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देते समय ये आएगा, तो 90 डिग्री से रोटेशन दे देंगे, तो ये हो गया करंट सिग्नल, दैट इज आई जीरो, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, राइट? तो ये एंगल हो गया, दिस इज 90 डिग्री फ्रॉम द between the E0 and I0, ठीक है? So this is what the phasor diagram as far as this capacitive circuit is concerned. Next is this AC circuit with RLC, राइट? अब यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज दे दिया, की वगैरह कनेक्ट की तो क्लोज कर दी, यहाँ से करंट फ्लो होगा ये। अब यहाँ पे सीरीज में है, इसका मतलब करंट सब में कैसा रहेगा? सेम रहेगा, है ना? करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। लेट अस आई कंसीडर दैट करंट इज आई जीरो, पीक वैल्यू ऑफ करंट उन सभी में से यही फ्लो होगा आई जीरो, लेकिन इन सबके अक्रॉस में ईएमएफ अलग अलग रहेगा, मतलब इस आर के अक्रॉस में जो ईएमएफ रहेगा वो हो जाएगा ई आर, राइट? इस एल के अक्रॉस में ईएल, और इस
ई एल, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस में रहेगा ई सी, राइट। इनकी वैल्यूज क्या रहेगी, तो ई आर की वैल्यू हो जाएगी, ई आर इज नथिंग बट आई टाइम्स आर, ये ई एल मतलब आई टाइम्स एक्सएल, राइट, आई जीरो टाइम्स आर, आई जीरो टाइम्स एक्सएल, एंड दिस इज आई जीरो टाइम्स एक्ससी, है ना। तो हमें रिजल्टेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनके अक्रॉस का ये ईएमएफ हो गया, राइट। तो इसका यूज करके अभी पहले हम देखो, रिजल्टेंट ईएमएफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम में तीनों की फेजेस ड्रॉ करेंगे, कैसे, ध्यान देंगे। सबसे पहले करंट सिग्नल ड्रॉ करके रख दो, ठीक है। मैं करंट सिग्नल ड्रॉ करता हूँ, करंट सिग्नल को मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ, ये जीरो से करंट सिग्नल ये आ जाएगा इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब मैंने करंट सिग्नल को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, दिस इज लेटर से आई जीरो, राइट। करंट सिग्नल के साथ अगर हम इंडक्टर की बात करते तो इंडक्टर में करंट लीड, सॉरी, करंट लैग करता है, मतलब ईएमएफ लीड करता है। करंट ड्रॉ कर दिया, ईएमएफ ड्रॉ करेंगे, तो ईएमएफ कैसा रहेगा, लीड बाय 90 डिग्री, और लीडिंग मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीडिंग शो कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं शो करता हूं इससे, ये हो गया ई एल। तो ई एल और आई जीरो, इसके बीच में कितने का फेज डिफरेंस हो गया, 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि इंडक्टर में ईएमएफ लीड करता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री से। फिर कैपेसिटर की बात करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे आई जीरो, एक और पॉइंट यहाँ पे रह गया मेरा, है ना। पेंट ब्लू से मैं रेजिस्टर का भी ईएमएफ शो कर देता हूँ, और रेजिस्टर में करंट और ईएमएफ ये कैसे रहते हैं, सेम, मतलब पैरेलल रहते हैं। तो ये हो गया ई आर, ई आर इज नथिंग बट द ईएमएफ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आता है इंडक्टर, सॉरी, इंडक्टर हो गया कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है, ईएमएफ लैग करता है और करंट लीड करता है ना, अभी ड्रॉ की थी। तो करंट का सिग्नल हम ड्रॉ कर, सॉरी, ईएमएफ का सिग्नल ड्रॉ करेंगे, और वो आएगा एग्जैक्टली यहाँ पे। इसका मैग्नीट्यूड हम थोड़ा सा कम शो कर देते हैं, मतलब दिस इज ई सी, मतलब ये वो सर्किट है जिसमें ईएल बड़ा है ईसी के कंपैरिजन में। अगर आपने ईएल बड़ा किया ईसी के कंपैरिजन में, तो आपका रिजल्टेंट ईएमएफ जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ईसी बड़ा शो कर दिया ईएल के कंपैरिजन में, तो वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आंसर। क्या करेंगे, सबसे पहले ईएमएफ का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तब कहीं जाके हमें एंगल मिलेगा, है ना। तो वो कैसे रहेगा, अब ईएल और ईसी ये एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ईएल में से, और ईएल बड़ा है मैग्नीट्यूड में ईसी के, तो ईएल में से ईसी को माइनस कर दो, रिजल्टेंट जो है वो आपका सिग्नल हो जाएगा। तो मैं इसको शो करता हूं, तो इतने वेक्टर में से इतना वेक्टर अगर मैं माइनस करता हूं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरीके से इतना वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो दिस इज ई एल माइनस ईसी, राइट। ईएल माइनस ईसी इसलिए किया क्योंकि सिंस ईएल इज ग्रेटर देन ईसी, ये हमने अज्यूम किया है, दिस इज assumption। इस हिसाब से इसलिए ईएल को बड़ा शो किया ईसी के, और इनके बीच का एंगल एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, एग्जैक्टली अपोजिट होने की वजह से ईएल में से ईसी माइनस होके इन ईएल और ईसी का रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। अब बचा क्या, ईआर। अब ईआर और ईएल माइनस ईसी इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे,
ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, टेल पॉइंट सेम है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे और उनका पैरेलल ड्रॉ करके रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ER का पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ER का पैरेलल कैसे आएगा, ये इसका यूज करेंगे। तो EL माइनस EC के हेड पॉइंट से ER का पैरेलल ड्रॉ करो। तो ये आ गया ER का पैरेलल, हो गया इसका पैरेलल, और इसके हेड पॉइंट से EL माइनस EC का पैरेलल ड्रॉ कर दो। तो दिस इज EL माइनस EC, राइट। अब क्या करेंगे, ओरिजिन से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो रिजल्टेंट सिग्नल हमें मिल जाएगा, एंड इट इज दिस। So this is nothing but E0, and this E0 will be at an angle of phi। ठीक है, तो ये phi की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, tan वगैरह अप्लाई करके। दिस इज ER, है ना, ये E0, ये EL माइनस EC, ये भी ER पैरेलल होने की वजह से। तो अभी हमें E0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E0 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा जिसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं, राइट। तो यहाँ से हमें नई तीसरी एक फिजिकल क्वांटिटी अपोजिशन देने वाली मिलती है, जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों रहने के बाद हमें मिलता है, दैट इज इम्पीडेंस। तो ये E0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज E0 स्क्वायर इज इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब इसको नोटेशन दे दूं, ओ ए बी दे देता हूं, इन ट्रायंगल ओ, ये ऊपर चाहिए, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर मतलब क्या है, E0 है, तो E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर मतलब ER स्क्वायर है, प्लस ए बी स्क्वायर मतलब EL माइनस EC होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा EL माइनस EC होल स्क्वायर। अब ER E0 सॉरी EL EC और ER इनकी वैल्यू क्या है, ये हमने डायग्राम में लिखी थी, I0R I0XL I0XC, वो यहाँ पे रख देंगे। तो E0 स्क्वायर इज इक्वल टू ER स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा I0R स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा EL मतलब I0XL माइनस I0XC होल स्क्वायर, राइट। ये I0 कॉमन है, बाहर निकालेंगे, लेकिन इसका होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो बाहर जब आएगा तब I0 स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, ये इधर भी स्क्वायर आएगा। तो इट इज E0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू I0 स्क्वायर इनटू R स्क्वायर प्लस I0 बाहर निकला स्क्वायर बन के, तो I0 स्क्वायर इनटू XL माइनस XC होल स्क्वायर ही बचेगा, राइट। यहाँ से I0 स्क्वायर कॉमन निकल के लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, है ना, दो ही टर्म है, यहाँ पे भी I0 स्क्वायर है, इधर भी I0 स्क्वायर है, कॉमन निकाला लेफ्ट शिफ्ट किया, तो E0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय I0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू बचा क्या, इधर बचा R स्क्वायर प्लस इधर बचा ये ब्रैकेट, दैट इज XL माइनस XC होल स्क्वायर, राइट। E0 स्क्वायर बाय I0 स्क्वायर ये होता है इम्पीडेंस स्क्वायर विच इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज जेड विच इज इक्वल टू, इसका कोई स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको स्क्वायर रूट के ब्रैकेट अंदर डाल देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू हमें मिल गई, वेयर जेड इज नथिंग बट द इम्पिडेंस। यहाँ पे अगर हमने इम्पिडेंस ट्रायंगल में tan phi अप्लाई कर दिया तो tan phi क्या आएगा, therefore triangle OAB is called impedance triangle, राइट, impedance triangle कहते हैं। और यहाँ पे and therefore if we apply the tan of phi, तो tan phi क्या आएगा, EL minus EC divided by adjacent side, opposite upon adjacent, that is ER, right? And therefore tan of phi is equals to EL की जगह पे I0 XL minus I0 XC divided by I0, तो ये I0 कॉमन निकाल के ये डिनोमिनेटर के I0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो tan of phi comes out to be equals to also XL minus XC divided by ये I0 R आएगा तो डिवाइडेड बाय R। तो phi अगर कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XL minus XC divided by R it is। This is nothing but the phase, जो phi हमने लिखा था ना, ये phi की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ XL minus XC अपॉन R, राइट। उस इस ट्रायंगल को अलग से इम्पिडेंस ट्रायंगल बना के इम्पिडेंस ट्रायंगल करके भी लिख सकते हैं, राइट। इसमें XL minus XC के बारे में हमने थोड़ा सा लिखा नहीं था, उसके बारे में देख लेते हैं, राइट। XL मतलब क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी देख लेंगे, दैट इज एक्ससी, राइट। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू किसके जगह पे हमने रखा था इसको, एक्स एल इज नथिंग बट इक्वल्स टू ओमेगा एल, राइट। और ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू एल, तो एक्सएल की वैल्यू होती है ये, है ना। फिर एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एक्सएल, राइट, फॉर डीसी सर्किट, फ्रीक्वेंसी एसी सर्किट की रहती है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो भी रहेगी एक्सएल की वैल्यू उस हिसाब से और इंडक्टर के हिसाब से रहेगी। लेकिन फॉर डीसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर डीसी सर्किट्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर डीसी सर्किट दिस फ्रीक्वेंसी इज जीरो, है ना। डीसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जीरो होती है, तो ये एफ इज इक्वल टू जीरो अगर हमने यहाँ पे रख दी तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू जीरो इंटू एल, तो एक्सएल की वैल्यू फॉर डीसी सर्किट इज जीरो, मतलब डीसी सर्किट में एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू दैट इज जीरो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में एक्स सी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज 1 बाय ओमेगा सी, और ओमेगा सी के जगह पे हमने एक्स सी रखा था, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई ओमेगा, सॉरी 2 पाई एफ एल होता है, राइट। तो सॉरी एफ सी, 2 पाई एफ सी, राइट। तो ये हो गई एक्स सी की वैल्यू। एंड फॉर डीसी सर्किट जिसमें फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एफ इज इक्वल टू जीरो, तो देयरफॉर एक्स सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 2 पाई
0 into C. So therefore XC will be equals to 0 into 2 pi C, 0, 1 upon 0 is infinity. तो XC की वैल्यू रहेगी infinity for DC circuit. Capacitive reactance is infinite. नेक्स्ट, एवरेज पावर फाइंड आउट करना है ना? एवरेज पावर फाइंड आउट करते हैं। एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये सब कुछ अभी हम इन सब की वैल्यू बताए, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टिव सर्किट है तो रेजिस्टिव सर्किट में I की वैल्यू क्या रहती है, I0 साइन ओमेगा टी, है ना? तो एवरेज पावर मतलब एवरेज पावर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो P एवरेज विल बी इक्वल टू अगेन 1 बाय एरिया ऑफ फुल साइकिल, राइट? ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, राइट? 0 टू 2 पाई के लिए अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि फुल साइकिल का एरिया वही रहेगा, राइट? एवरेज पावर मतलब क्या, पावर अपॉन टाइम रहेगा। ओके, टी के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ठीक है, इसको वर्क के फॉर्म में लिखता हूं, तो वर्क इंटू तक क्या हो जाएगा, वर्क इंटू टाइम होता है, या फिर पावर इंटू dt लिखते हैं, राइट? अब ये पावर इंटू dt मतलब ये इधर 1/t ऑलरेडी कर दिया मैंने, ठीक है? 1 बाय एरिया ऑफ फुल साइकिल मतलब क्या आ जाएगा, ये इधर भी टी के फॉर्म में लिख देता हूँ, लिमिट दैट इज 0 टू कैपिटल टी, और ये 1 अपॉन एरिया क्या आएगा, दिस इज पी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी पी डी टी, और पी मतलब क्या, ई इंटू आई, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, सिंस पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो यहाँ पे v मतलब e आ जाएगा इंटू आई इंटू डी टी हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे फटाफट इसको, तो देयर फोर एवरेज पावर p एवरेज विल बी इक्वल टू 1 बाय कैपिटल T, राइट? इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T, e की वैल्यू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। So therefore, average power P average will be equals to 1 by T into ये E0 I0 कांस्टेंट है, पीक वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट है, इनको बाहर कर देंगे तो E0 इंटू I0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है? इंटीग्रेट करेंगे लेकिन साइन स्क्वायर dt, साइन स्क्वायर dt के जगह मतलब ओमेगा टी के जगह पे थीटा कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा कर दिया तो 0 टू 2 पाई करना पड़ेगा, और इधर d थीटा करना पड़ेगा, है ना? ये भी एक नोटेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की का डेरिवेटिव मतलब कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाय 2, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर थीटा की जगह पे ओमेगा टी रखते हुए, तो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू 1 E0 I0 बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू टी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, थीटा मतलब क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाय 2, राइट? 2 को बाहर कर देंगे,
कांस्टेंट है, तो एवरेज पावर इज इक्वल टू E0 I0 बाय 2 इंटू टी, इंटीग्रेशन और dt अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ इंटीग्रेशन 1 इंटू dt ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल T इंटू इंटीग्रेशन 2 बाहर निकल दिया, माइनस इंटू नहीं, माइनस 2 पहले ही बाहर कर दिया, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल टी। ठीक है, एंड देयरफॉर पी एवरेज इज इक्वल टू E0 I0 बाय 2t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल T माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन इज sin 2 ओमेगा t अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2 ओमेगा t, तो ये हो जाएगा sin ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा लिमिट लगा देंगे 0 टू कैपिटल T ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, लेकिन जब साइन 2 ओमेगा टी के जगह पे जब टी रखेंगे तो वो हो जाएगा साइन 2t, और साइन 2t टी मतलब 2 पाई, तो साइन 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, तो साइन 4 पाई 0, और 0 रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0 इज 0, तो साइन 0 इज 0, तो 0 माइनस 0 0, तो ये इधर वाली टर्म क्या हो गई 0, तो फिर लिमिट इधर ही पुट अप कर देते हैं, तो देयरफॉर एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल टू E0 I0 बाय 2t इंटीग्रेशन t के जगह पे अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0 माइनस ये 1 बाय 2 ओमेगा, अगर एक कॉमन निकल वैसे करने की जरूरत नहीं है, इधर ब्रैकेट में 0 माइनस 0 ही आने वाला है, राइट, तो 0 माइनस 0 इज 0, 0 इंटू 1 बाय ओमेगा 0, तो t माइनस 0 इज t माइनस 0 t, राइट। सो देयरफॉर एवरेज पावर की वैल्यू क्या आ गई, P एवरेज इज इक्वल्स टू E0 I0 बाय 2t इंटू इस पूरे इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन आएगा कैपिटल T, राइट, और यहाँ पे ये टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एवरेज पावर कैन बी इक्वल्स टू E0, ये 2 को इधर √2 दे दिया T2 का, और ये I0 बाय √2, और E0 I0 बाय √2 मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ EMF एंड करंट, देयरफॉर P एवरेज is equals to ERMS into IRMS. So this is the average power as far as the resistive circuit is concerned. ठीक है, दूसरा है नेक्स्ट एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ, ओके, ये दूसरा थोड़ा सा आगे चला गया, तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर ये इधर है, तो इसको यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे भी करंट जो है वो इधर से इधर फ्लो होगा, अब ये करंट की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू यही होती है, करंट यहाँ पे लैग करता है, तो I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 रहता है, राइट, तो वापस से देयरफॉर एवरेज पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय एरिया मतलब 1 बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल T E इंटू आई इंटू डी टी, सेम इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, राइट, तो 1 बाई टी एज इट इज, E की वैल्यू और I की वैल्यू रख देंगे, तो E की वैल्यू होती है E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 की वैल्यू होती है I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 इंटू डी टी, ठीक है, या स्मॉल टी का भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल टी ही यूज करते हैं, ठीक है। अब ये E0 I0 कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो P एवरेज पावर विल बी इक्वल्स टू E0 I0 बाय T इंटीग्रेशन
0 to capital T, ये sin ओमेगा t as it is into sin of ओमेगा t minus pi by 2 is minus cos ओमेगा t, है ना? तो माइनस को इधर लिख दिया मैंने, राइट? माइनस ई जीरो इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, माइनस पहले कर दिया इंटू डी टी। अब ऐसे केस में इसका कोई इंटीग्रेशन नहीं, तो हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। क्या मॉडिफिकेशन? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, मतलब पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू माइनस ई जीरो इंटू आई जीरो बाय 2t इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, है ना? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इक्वेशन एज इट इज है, राइट? और ये इक्वेशन क्या होता है? पी एवरेज विल बी इक्वल टू माइनस ई जीरो आई जीरो बाय 2t, इसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 टू t, दिस इज साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, राइट? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये है, सिंस साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह पे ओमेगा टी इंटू डी टी। अब वापस से साइनोसॉइडल सिग्नल का ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल टी इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। करके देख सकते हैं क्या आएगा? माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, 2 ओमेगा को बाहर कर दिया, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस को भी बाहर कर दिया, ठीक है? माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है? करके बताओ क्या? therefore P average is equals to minus E0 I0 by 2t into इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ठीक है? ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, राइट? लिमिट आएगी 0 टू कैपिटल टी, राइट? एंड देयरफॉर पी एवरेज इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई जीरो इंटू आई जीरो डिवाइडेड बाय ये 2 ओमेगा भी साथ में बाहर कर देते हैं, तो 2t इंटू 2 ओमेगा, या फिर उसको अंदर ही रखता हूँ, तो माइनस ऑफ, पहले लिमिट पुट अप कर देता हूँ ओमेगा टी के जगह पे, तो ये माइनस माइनस हो गया, कॉस ऑफ 2 इंटू टी, दैट इज कॉस 2t माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, राइट? अब cos 2t क्या होगा? cos 2t इज इक्विवेलेंट टू cos 0, तो cos 0 इज 1, तो cos 2t इज 1 माइनस cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, तो देयरफॉर p एवरेज की वैल्यू क्या आएगी? ये 1 माइनस 1 0, 0 बाय 2 ओमेगा इज 0, 0 इनटू एनीथिंग इज 0, तो ये लिख देता हूं मैं, e0 i0 बाय 2t इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, तो ये पी एवरेज। वैसे यहीं पे इसी के बाद आप डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 रख दो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो देयरफॉर एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टिव सर्किट इज 0, है ना? 1 माइनस 1 0, 0 बाय एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो दिस इज द एवरेज पावर। और ऐसा ही लगभग लगभग हमें मिलता है इन द केस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में कैसे करूंगा मैं? ये इस तरीके से, ये पूरा मैं यहाँ पे करूंगा कॉपी, राइट? इसको एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर में पेस्ट कर दिया। बस चेंजेस क्या है उतने करूंगा, जैसे कि ये प्लस, करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगा, दैट इज आई, और ये कैपेसिटर में आई की वैल्यू होती है आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, लीड करता है इसलिए प्लस पाई बाय 2, राइट?
तो ये 1/t ये सब कुछ एज इट इज, बस यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी पॉजिटिव, राइट। ये माइनस ई जीरो नहीं आएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, राइट, ये हो जाएगा प्लस, और ये बस यहाँ पे साइन, मतलब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस, माइनस इधर आएगा माइनस cos 2 ओमेगा टी सेम, ये माइनस, और ये आ गई जीरो। दिस इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद दिस आरएलसी सर्किट। अब आरएलसी सर्किट में क्या करेंगे, यहां से करंट अगर फ्लो होता है तो ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, आरएलसी तीनों की तीनों है, तो करंट आई इज इक्वल टू आई जीरो इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाय टू। और ये पाई बाय टू यहाँ पे नहीं फ्लो होगा ना, फेज अलग अलग है, तो इसीलिए इसको हम ले लेते हैं फाई, क्योंकि फाई लिखा था, है ना, तो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई आ जाएगा, राइट। अब ये फाई की वैल्यू डिपेंड करती है, इसलिए आरएलसी के वैल्यू के ऊपर, राइट। तो ये करंट फ्लो होगा यहाँ पे, अगर फाई की वैल्यू जीरो है तो आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस जीरो प्लस माइनस जीरो इज साइन ओमेगा टी, मतलब रेजिस्टर का करंट हो जाएगा। ये फाई की वैल्यू पाई बाय टू है और प्लस पाई बाय टू आ रहा है, मतलब कैपेसिटर, माइनस पाई बाय टू आ रहा है, मतलब इंडक्टर का करंट हो जाएगा। तो ये हमने कंबाइन करके ये इक्वेशन लिख दिया। तो ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है। तो एवरेज पावर हमें वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पावर इज इक्वल टू वन बाई टी इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी E into I into dt will be equals to 1 by t integration 0 to t E की वैल्यू E0 sin omega t into I की वैल्यू is I0 sin omega t plus minus 5t into dt हो जाएगा, ठीक है। E0 I0 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे तो 1 by t 1 by t into E0 I0 इंटीग्रेशन साइन 0 to t साइन ओमेगा टी, ठीक है, इनटू यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव है, तो इसको मैं साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या होता है ये, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस, प्लस के वक्त प्लस, माइनस के वक्त माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी इंटू डी टी, ठीक है। साइन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, साइन ओमेगा टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एवरेज पावर विल बी इक्वल टू 1 बाय और ई जीरो आई जीरो बाई टी, तो ई जीरो आई जीरो बाई टी हो गया, इनटू इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बड़े वाले ब्रैकेट में इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाइ, और ये dt भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू dt प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट जीरो टू टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाइ इट इज इंटू dt, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करते हैं तो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई जीरो आई जीरो बाई टी इंटू ब्रैकेट कॉस फाइव इज कांस्टेंट, बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन पहले ही हमने फाइंड आउट करके रखा है, रजिस्टर के वक्त आता है,
वो वापस से सॉल्व नहीं करेंगे, अभी कोई आवश्यकता नहीं है। साइन फाई बाहर, राइट, साइन फाई को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल टी, ये साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट, इंटू डी टी, इंटू डी टी, और ये भी ब्रैकेट क्लोज, और therefore average power associated with series RLC circuit is E0 I0 by T into cos of phi, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आता था टी बाय टू प्लस माइनस साइन ऑफ फाई बाय टू, और इसका इंटीग्रेशन टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा, उसका इंटीग्रेशन ओवर द फुल साइकिल इज जीरो, तो यहाँ पे आएगा जीरो। तो दिस इज व्हाट लेफ्ट इज पी एवरेज इज इक्वल टू ई जीरो आई जीरो बाय टी इंटू कॉस ऑफ फाई, ये जीरो हो गया, बचा इधर टी बाय टू, टी टी यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, टी टी कैंसल, तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद दिस सर्किट इज ई जीरो, ये टू को मैं इधर रूट टू इंटू आई जीरो अपॉन रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाई लिख देंगे, तो ई जीरो बाई रूट टू इज average power will be equals to E0 by root 2 is ERMS. I0 by root 2 is IRMS into cos of phi, where this cos of phi is called as power factor. राइट, अगर इम्पिडेंस ट्रायंगल से cos phi की वैल्यू फाइंड आउट कर, पावर फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पावर की वैल्यू डिसाइड करेगा, है ना, cos phi मैक्सिमम तो एवरेज पावर मैक्सिमम इन आरएलसी सर्किट, cos phi मिनिमम मतलब एवरेज पावर मिनिमम, मैक्सिमम मतलब वन, मतलब ई आर एम एस आई आर एम एस, दैट इज फॉर रेजिस्टेंस, और cos phi की वैल्यू अगर 90 हो गई तो जीरो जीरो जीरो, फॉर cos 90 जीरो किसके लिए, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए, फेज डिफरेंस पाई बाय टू का रहता है, तो cos 90 रख देंगे तो जीरो जीरो, एवरेज पावर अभी देखा हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के वक्त क्या आता है, जीरो, इसलिए उसको पावर फैक्टर कहते हैं। और cos phi अगर हमने इंपेडेंस एंगल में अप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, cos of phi is equals to adjacent side, adjacent side क्या रहती है cos phi की, ER, so it is ER divided by hypotenuse, hypotenuse is E0, है ना, तो this is ER upon E0, and therefore cos of phi is equals to ER upon E0 की वैल्यू क्या रहती थी, it is root of ई आर स्क्वेयर प्लस ई एल माइनस ई सी होल स्क्वेयर, इसको रेजिस्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस कैन बी इक्वल्स टू cos of phi is equals to adjacent side मतलब रेजिस्टेंस, अपोजिट साइड मतलब इम्पीडेंस, दैट इज Z, और इम्पीडेंस की वैल्यू क्या रहती है, दिस इज cos phi इक्वल्स टू R अपॉन रूट ऑफ R square plus XL minus XC whole square. This is another value of cos phi. ठीक है, so this is what all about the average power associated with this LCR circuit. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज LC oscillation. क्यों इसको LC oscillation कहते हैं वो समझते हैं।
ठीक है, मान के चलते हैं इनिशियली कैपेसिटर, यहाँ पे सर्किट में सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर ही दिखाई दे रहा है आपको, है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर ही दिखाई दे रहा है। तो कैपेसिटर को एक्सटर्नल सर्किट में कुछ सप्लाई करंट वगैरह देके, सप्लाई वोल्टेज वगैरह देके हमने पहले चार्ज कर दिया। इसका मतलब इट हैज द चार्ज लाइक दिस। मैं बिल्कुल वही नोटेशन यूज करूंगा जो किताब में दिया है और उसी से मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अच्छे से ध्यान देंगे सब लोग, राइट। इट विल बी लाइक दिस, है ना। तो एक्सटर्नली कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज किया और इस सर्किट में इंडक्टर के अक्रॉस में हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही कनेक्ट कर दिया तो देखो यहाँ पे कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ सप्लाई नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कैपेसिटर के पास अगर कोई पोलैरिटी है, दैट डज मीन द कैपेसिटर हैज बीन एक्सटर्नली चार्ज एंड विल बी अप्लाइड टू द इंडक्टर, है ना। तो इसीलिए ये कैपेसिटर के पास कुछ पोलैरिटी है। अब जैसे ही हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तो इनिशियली इंडक्टर के पास कोई पोलैरिटी है क्या? नहीं है। मतलब क्या, इंडक्टर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज वेयर एज कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज। अब जैसे ही मतलब ये सर्किट क्लोज हो गई, जैसे ही सर्किट क्लोज है, क्या होगा, कैपेसिटर अपना डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा और इंडक्टर उसके वजह से चार्ज होगा, राइट। तो ये यहां से कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट फ्लो होगा। मान के चलते कैपेसिटर इज पार्शियली डिस्चार्ज हो गया, मतलब पार्शियली मतलब आधा डिस्चार्ज हो गया। उसकी 4 प्लस में से 2 प्लस बचे, 2 माइनस में से, सॉरी 4 माइनस में से 2 माइनस बचे, जिसके वजह से इंडक्टर जो है ये चार्ज हो गया। अब अगर इंडक्टर चार्ज होगा तो इंडक्टर के पास पोलैरिटी क्या आएगी, प्लस माइनस, इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव। इसके वजह से इंडक्टर जो है, इंडक्टर के अक्रॉस में करंट, इंडक्टर में से करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है, उसके अक्रॉस में ईएमएफ जनरेट होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मैंने, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। मतलब अब कैपेसिटर के पास कोई भी पोलैरिटी नहीं रहेगी, इंडक्टर के पास पोलैरिटी भी आएगी और वो फुल्ली चार्ज भी होगा। तो यहाँ पे मैं 2 के जगह पे 4 सर्कल्स शो करता हूं। इंडक्टर के अक्रॉस में 4 4, मतलब इधर 2 थे, इसके डबल कर दिया, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर के पास ये पोलैरिटी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा, अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, अब इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया। तो इंडक्टर में पता है, इंडक्टर में से करंट फ्लो होने के बाद अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट विल इंड्यूसेस द ईएमएफ which is produce the induced EMF whose direction is opposite to the direction of supply voltage। मतलब क्या होगा, इसकी पोलैरिटी पहले क्या हो जाएगी, अभी रिवर्स हो जाएगी। तो पोलैरिटी रिवर्स होगी, मतलब प्लस के जगह पे क्या लिखना, माइनस, और माइनस के जगह पे प्लस आ जाएगा। देखो तो सप्लाई वोल्टेज के कंपैरिजन में पोलैरिटी अपोजिट है क्या। सप्लाई वोल्टेज इंडक्टर को किससे मिला है, कैपेसिटर। कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव, लोअर प्लेट नेगेटिव। अभी इंडक्टर की इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अपर प्लेट पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव के जगह पे पॉजिटिव, हो गई पोलैरिटी रिवर्स, राइट। और अब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा। तो ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। इस तरीके से फ्लो होते समय अभी करंट को, कैपेसिटर में से जब करंट फ्लो होगा तब उसके पास उसमें से नीचे के प्लेट से एंटर होके ऊपर के प्लेट से बाहर निकल रहा है। सो इनकमिंग करंट विल बी, इनकमिंग प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड आउटगोइंग प्लेट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो इनिशियली कैपेसिटर पार्शियली चार्ज हो गया और इंडक्टर पार्शियली डिस्चार्ज हो गया। मतलब ये पार्शियल चार्जिंग, पार्शियल डिस्चार्जिंग, अभी ये पार्शियल चार्जिंग और ये पार्शियल डिस्चार्जिंग हो गया, ठीक है। अब इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज होगा तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर की पहली, मतलब ये करंट अभी भी वैसे ही फ्लो हुआ उसी डायरेक्शन में,
करंट को निकाल देता हूं मैं, तो अब कैपेसिटर की लोअर प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आ गए और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, राइट। मतलब अभी इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। पांचों डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व ओवर देयर? ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर की डायग्राम्स को अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है ये पांचों डायग्राम में कि इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर, इसमें हो क्या रहा है कि इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं थी, कैपेसिटर के पास एनर्जी थी। वो एनर्जी कैसी है? दिस इज नथिंग बट कैपेसिटिव एनर्जी। और कैपेसिटिव कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज ई इज नथिंग बट इक्वल्स टू, सॉरी, यू से डिनोट किया था, यू ई, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वेयर। ठीक है, इस हाफ सीवी स्क्वेयर, ये हाफ सीवी स्क्वेयर क्या हुआ, पार्शली इधर से ट्रेवल होके इसने स्टोर कर ली, पार्शल चार्जिंग हो गया इसका। फिर ये कैपेसिटर यहाँ पे फुल्ली डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया, और इस इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की, दैट इज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था और ये हमने अभी ईएमआई में देखा था, है ना, हाफ एल आई स्क्वेयर। फिर क्या हुआ, इंडक्टर पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया पांचवें सर्किट में और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब कैपेसिटर के पास वापस से उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सीवी स्क्वायर। फिर क्या होगा, इसका और उल्टा होगा। अब कैपेसिटर चार्ज तो कैपेसिटर डिस्चार्ज, इंडक्टर चार्ज, तो वापस से कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी गेट्स transferred to the inductor and it will store in the form of magnetic potential energy, that is half Li square। फिर इंडक्टर वापस से डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर चार्ज होगा वापस से। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, that energy is oscillating between inductor and capacitor। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। ये चलते रहेगा। दिस इज गेटिंग ऑसिलेटेड बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड दैट इज व्हाई द नेम इज एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, so this is what all about the LC oscillations। and next इज रेजोनेंट सर्किट। अब रेजोनेंट सर्किट क्या होती है, जहां पे कोई भी सिस्टम, ये सिस्टम की फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ये उसके नेचुरल ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, तो वो जो कंडीशन रहती है उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। जैसे कि आप लोगों ने रेडियो सुना होगा, तो रेडियो में हम करते क्या है, हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। अगर वो बड़ा वाला रेडियो है तो वो नॉब दिया रहता है पोटेंशियोमीटर, उसको गोल घुमा के फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। तो जैसी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो रेड एफएम, मिर्ची, ये वगैरह चैनल्स हमने हमें सुनने को मिलते हैं। मोबाइल में भी आप थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखो, खर 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 कर आवाज आएगा। जैसी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम ये मैच हो गई, वैसे ही रेजोनेंस होगा और वहां पे हमें चैनल जो है वो ट्यून होगा। तो इस रेजोनेंस सर्किट को ही हम ट्यून्ड सर्किट्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज ट्यून्ड सर्किट्स। अब इसके दो टाइप्स है, एक है सीरीज रेजोनेंट सर्किट और एक है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया, इसके वजह से करंट फ्लो होगा, ये करंट फ्लो हुआ, या करंट इज इक्वल्स टू आई, राइट। अब इस केस में सीरीज रेजोनेंट सर्किट में हमने पहले ही पढ़ लिया है क्या, कि करंट जब फ्लो होगा उस समय में हमें इम्पीडेंस मिलता है, और उस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या रहती है, दैट इम्पीडेंस in the above circuit is
Z is equals to root of R square plus XL minus XC होल स्क्वायर, राइट। और XL और XC की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे रख दी तो व्हाट विल गेट, Z is equals to root of R square plus XL की वैल्यू क्या होती है, is ओमेगा L minus XC is 1 by ओमेगा C, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। अब इस केस में हमें कोई भी सर्किट मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा किसी भी सर्किट में से, जब उसके अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कम होगा, कम रहेगा। मतलब इम्पीडेंस जितना कम उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा। सो आई विल बी मैक्सिमम व्हेन Z इज इक्वल टू मिनिमम, राइट। देयरफॉर I is equals to I max when Z is equals to Z min, इम्पीडेंस विल बी मिनिमम। अब इम्पीडेंस मिनिमम कब रहेगा, जब एक्सएल और एक्ससी ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या फिर वो नहीं रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू, अगर मान के चलते ये टर्म जीरो हो गई, है ना, ये टर्म अगर जीरो हो गई तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, इफ ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, राइट, 1/ओमेगा c is equals to 0, then z is equals to z min, और अगर z इज इक्वल टू जेड min है तो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू I मैक्स। तो यहाँ पे इस केस में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा, मतलब सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और सर्किट में से अगर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो कौन से कंडीशन में, इस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी 1/ओमेगा सी इस कंडीशन में। एंड व्हाट इज दिस ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1/ओमेगा सी, दैट इज द कंडीशन ऑफ, this is possible only at resonance, that is at XL is equal to XC, XL equals to XC, इस कंडीशन में हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे XL is equals to XC अगर हमने रख दिया, सो करंट is maximum at XL is equals to XC, ये हो गई XL is equals to XC, ये रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, तो XL मतलब क्या है, ओमेगा L is equals to XC मतलब क्या है, 1/ओमेगा C, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा मतलब 2πf इंटू एल विल बी इक्वल्स टू 1/2πf इंटू सी हो जाएगा, राइट। ये फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डी इन इज इक्वल्स टू 1/2π इधर गया, तो ये हो जाएगा 4π² इंटू एल इंटू सी भी आ जाएगा, तो एल सी, इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं यहाँ से, तो व्हाट विल गेट, तो f का स्क्वायर इज f, आई मीन एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज एफ, और 1/4π² है, तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर का पाई, और एलसी का स्क्वायर रूट रूट ऑफ एलसी। तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, राइट, इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें करंट कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा। एक ही पॉइंट ऐसा हमें मिलेगा जहां पे करंट विल बी मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हमें मिलेगा वो पॉइंट की फ्रीक्वेंसी मतलब दिस इज एफ आर विच इज इक्वल टू 1/2πf
2 पाई रूट ऑफ LC, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें करंट जो मिल रहा है दिस इज आई मैक्सिमम, और इसका उल्टा होता है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में। तो ये हो गई सीरीज रेजोनेंट सर्किट। पैरेलल रेजोनेंट सर्किट भी देख लेते हैं। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जैसे ही हमने ये सप्लाई वोल्टेज दे दिया, करंट फ्लो होगा, दिस करंट इज नथिंग बट आई, वो यहां तक क्या आएगा, आई, राइट। ये यहाँ पे आने के बाद ये करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा या अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा। इंडक्टर में से जाएगा आई एल, कैपेसिटर में से आएगा आई सी। तो टोटल करंट ये इधर से आई एल आ रहा है, इधर से आई सी हो रहा है, तो ये करंट आई मतलब क्या हो जाएगा, आई एल प्लस आई सी। इसको भी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देयरफॉर वी हैव आई इज इक्वल्स टू आई एल प्लस आई सी। अब आई एल और आई सी हमने प्रूव किया है, क्या है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इंडक्टर में करंट लैग करता है पाई बाय टू से और कैपेसिटर में लीड करता है, तो आई जीरो कॉस ऑफ सॉरी आई जीरो इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, है ना। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस आई जीरो इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, मतलब कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई जीरो आई जीरो आई जीरो, राइट। ओके, आई जीरो की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, तो वो वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो इधर रख देता हूं, यहाँ पे रहते हैं दिस इज ई जीरो बाय एक्स एल इंडक्टर के वक्त, और यहाँ पे रहता है ई जीरो बाय एक्स सी, राइट। तो ये भी ई जीरो बाय एक्स एल प्लस ई जीरो बाय एक्स सी आएगी, राइट। तो यहाँ पे ई जीरो कॉस ओमेगा टी, ई जीरो कॉस ओमेगा टी कॉमन निकल जाएगा, तो ई जीरो कॉस ऑफ ओमेगा टी, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये माइनस वन बाय एक्सएल और प्लस वन बाय एक्सी। तो प्लस वाली टर्म पहले लिखता हूँ, तो प्लस वन बाय एक्सी माइनस वन बाय एक्सएल। और अगर हमने रेजोनेंस वाली कंडीशन रख दी यहाँ पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, क्या आएगा, एक्सएल के जगह पे एक्सी रख दो, तो वन बाय एक्सी माइनस वन बाय एक्सी जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। So therefore at resonance that is at XL is equals to XC, what we'll get is nothing but the I is equals to I mean, और इस आई मीन के वक्त जो फ्रीक्वेंसी रहेगी दैट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द सेम फ्रीक्वेंसी दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो उसको भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे, ये रेजोनेंट कंडीशन अप्लाई करके एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, एक्सएल इज ओमेगा एल इज इक्वल्स टू वन बाय ओमेगा सी, तो वापस से टू पाई एफ एल इज इक्वल्स टू वन बाय टू पाई एफ सी, राइट। एफ साइड में ले लेंगे तो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई स्क्वायर एलसी हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एफ, एंड दिस एफ इज नथिंग बट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विच इज वन बाय टू पाई root of LC. Whether it is a series resonance circuit or parallel resonance circuit, your resonant frequency will remain same, that is FR will be equals to 1 by 2 pi root of LC only. ठीक है। और इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं between current and frequency, तो what will get, this graph will be like this, राइट। मतलब ये उल्टा ग्राफ हो जाएगा, और यहाँ पे हमें करंट मिलता है मिनिमम, दैट इज
आई मीन, और ये आई मीन जिस फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है, दैट फ्रीक्वेंसी इज अगेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी. So this is what all about the AC circuit. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, बिल्कुल जोर से शोर से शेयर करिए. थैंक यू.